गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जय हिंद टू ऑल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेंसस 2021 एंड ये आज हम इसलिए डिस्कस करने जा रहे हैं बिकॉज अभी असम के इलेक्शंस हुए थे। तो उसमें आपने देखा होगा अमित शाह जी ने बहुत बार एक नाम लिया कि एनसीआर एनआरसी आने वाला है। बार बार ये बात रिपीट करी गई कि एनआरसी आने वाला है। तो अब हम इस लेक्चर में आज फर्स्ट इज सेंसस, second is NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एंड NRC, जिसके कारण ये सारा बवाल मचा हुआ है। इन सब का एक बेसिक डिफरेंस करेंगे एंड जो 2021 में जो सेंसस आने वाला था जो कि कोविड के कारण थोड़ा सा डिले हो गया, 2022 में अब आएगा एंड हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब मैं आपको इसका, जैसे में आपने मेरी हर क्लास में देखा होगा कि आई कनेक्ट थिंग्स, कि हर चीज को आपको अपने जीएस के सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करके चलना है सो दैट आंसर फ्रेमिंग के टाइम आपको बहुत इजी हो एंड एग्जामिनर को लगे पता कि एक होलिस्टिक अप्रोच यूज करी गई है। फर्स्ट, ये जो सेंसस है, अगर मैं इसे कहूं कि कौन सा सेंसस होगा, 16th वन। अब अगर इसमें मैं पॉलिटी के साथ कनेक्ट करूं तो आपने 7th शेड्यूल पढ़ा होगा एक पॉलिटी में, जिसके अंदर 3 तरह के लिस्ट हैं। वन इज द यूनियन लिस्ट, सेकंड इज द स्टेट लिस्ट एंड थर्ड इज द कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट मतलब जिसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, स्टेट लिस्ट जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होगी लॉ बनाने की, कंकरेंट लिस्ट जिसके पास बोथ यूनियन एंड स्टेट विल फ्रेम अ लॉ बट इन शॉर्ट यूनियन विल ऑलवेज प्रिवेल। तो 7th शेड्यूल में यूनियन लिस्ट में एक एंट्री है 69th एंट्री, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है टू कम विद द सेंसस। सो आई होप दिस इज क्लियर। एंड अगर मैं कहूं कि जो इस बार वाला सेंसस है ये पहला सेंसस होगा जो कि जिसमें पेपर का बहुत कम यूज किया जाएगा एंड इट विल बी मोर डिजिटल वन। तो इससे अगर मैं ज्योग्राफिकल जोड़ूं दैट मीन्स ट्री की कटिंग बहुत कम होने वाली है। सो इट विल बी कॉल्ड एज इको फ्रेंडली बजट और इको फ्रेंडली सेंसस। अब सबसे पहला सेंसस जो हुआ था वो हमारा हुआ था 1872 में, जो कि बहुत सिंक्रोनाइज नहीं था। इसकी अगर हम थोड़ा हिस्ट्री देखें तो 1865 से लेकर 1871 में डिफरेंट जगहों पर पॉपुलेशन काउंट होनी स्टार्ट हो गई थी, जो कि 1872 में जाके खत्म हुई। बट 1872 में भी वो एक सिंक्रोनाइज्ड सेंसस नहीं था, इसलिए फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड सेंसस 1881 में आया गया, जिसको फर्स्ट कंप्लीट सिंक्रोनाइज्ड सेंसस काउंट किया जाता है। एंड 1881 के बाद ये कॉन्टिन्यूसली हर 10 इयर्स के बाद आया है एंड 2021 में जो सेंसस होगा वो 16th सेंसस होगा। एंड जब 1872 में आया था, ये क्वेश्चन बहुत सारे पेपरों में आता है, तो उस टाइम पे जो हमारे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मेयो, जिनका बहुत फेमस स्कूल भी है राजस्थान में फेमस। एंड 1881 में अगर मैं कहूं कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड रिपन। ये दोनों आपको हिस्ट्री पार्ट से याद रखने हैं। अब सेंसस बेसिकली करा क्यों जाता है, सो दैट गवर्नमेंट के पास, एनजीओ के पास और साइंटिस्ट के पास और वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के पास एक प्रॉपर डेटा आ जाए कि पिछले 10 साल में कौन कौन से एरियाज में, कौन कौन से स्टेट्स में कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, कितने नंबर ऑफ एससी एसटी की इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, या फिर कौन सी कास्ट डिप्राइव रही है विद द डेवलपमेंट इशू, सो दैट गवर्नमेंट कैन कम अप विद द न्यू डेवलपमेंट स्कीम्स डेडिकेटेड टू दैट स्पेसिफिक कास्ट। ओके, अब इस वाले लेक्चर में आपको बहुत सारे पॉलिटी के क्लॉजेस बहुत मिलेंगे। जैसे मैंने आपको सबसे पहला बताया 7 शेड्यूल, हालांकि ये बहुत डीप है, इतना यूपीएससी नहीं पूछेगी। 69th एंट्री ऑफ यूनियन लिस्ट अंडर 7th शेड्यूल gives power to the union government to come with the census and ये 16th census है। The census 2021 will be conducted in 18 languages out of, अब
टोटल लैंग्वेजेस कितनी है हमारी 8 शेड्यूल में? 22, उसमें से 18 लैंग्वेजेस में आएगा एंड इंग्लिश, while 2011 census was in 16 language that time. That means इस बार 2 लैंग्वेज ज्यादा ऐड करी गई हैं. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट आपको आएगा कि सेंसस को लीगली गवर्न कौन करता है. तो उसके लिए हमारे पास है सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948. तो सेंसस को लीगल फ्रेमिंग, लीगल फीडबैक जो पीछे दे रहा है वो ये एक्ट दे रहा है. प्लस इसको जो गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री है वो है MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. अब ये क्वेश्चन बहुत बार गलत होता है. अब मैं इसको यहां पे आपको 3 चीजें बताऊंगा. फर्स्ट, 26 जनवरी की परेड. सेकंड, सिटीजनशिप. थर्ड, दिस सेंसस. ये तीनों के तीनों कंफ्यूजिंग है. इन तीनों को MHA संभालता है. 26 जनवरी की परेड CDS में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि ही इज द नोडल मिनिस्ट्री टू कंडक्ट 26 जनवरी रिपब्लिक डे परेड. उसमें आपको मैक्सिमम डिफेंस के वो दिखती हैं झांकियां. तो मैक्सिमम बच्चे उसमें गलती करके आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बट द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हेडेड बाय द मिस्टर अमित शाह. ओके, एंड इसके लिए जो नोडल ऑफिसर है उस ऑफिसर का नाम होता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर. Okay, this one, and which completes the first census of India in 1881 under Lord Ripon. I hope this is clear. अब पहले वाले स्लाइड में हमारे पास 3 फैक्ट आ चुके हैं. 16th सेंसस जो मोटे मोटे फैक्ट्स हैं कौन संभालेगा? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. एंड थर्ड जो हमने बताया, मैंने आपको बताया कि जो ये पहला बजट होगा जो कि इको फ्रेंडली होगा, बिकॉज इसमें बहुत ही लीस्ट यूजेज होगा पेपर्स का. सो इनडायरेक्टली ये ट्रीज की कटिंग को प्रमोट करने जा रहा है. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट, अब अगर मैं आपको बेसिक बताऊं कि 2011 और 2021 में फर्क क्या है. 2011 का पहला सेंसस था सिंस इंडिपेंडेंस, जो कि सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था. इससे पहले, आजादी से पहले 1931 में भी एक सेंसस आया था जब सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आया था. ये सेंसस क्या है? जिसके अंतर्गत सारी कास्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाई जाएगी कि नंबर ऑफ SC, नंबर ऑफ ST कितने बड़े हैं, कितने कम हुए हैं, और उसमें से किस पार्ट को, किस पॉपुलेशन के पार्ट को डेवलपमेंट इश्यूज में प्रॉब्लम आई हैं या गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं वो अवेल वो नहीं कर पाई हैं. इन टर्म्स ऑफ लिटरेसी रेट उनमें कमी आई है या बढ़ी है, या जो भी उनसे रिलेटेड इश्यूज आएंगे वो इसके थ्रू आएंगे. एंड जो नॉर्मल सेंसस होता है जैसे 2021 का आया, वो होता है कॉन्फिडेंशियल. जो भी चीज होगी वो कॉन्फिडेंशियल होगी, बट रिलेटेड टू द जो कास्ट होगा वो ओपन होगा फॉर द गवर्नमेंट, so that the respective commission, like we have National Commission for SC and National Commission for ST, और अभी तो लास्ट ईयर National Commission for OBC बैकवर्ड कास्ट को भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया है गवर्नमेंट ने. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग द डेसिमल सेंसस रेस्ट विद द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ये पॉइंट हमने भी कर लिया है. फर्स्ट सेंसस किसके अंदर हुआ था? लॉर्ड मेयो के अंदर हुआ था 1872, जो सिंक्रोनाइज था. अब ये किसको हेल्प करता है? गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स को टू अपलिफ्ट द एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट इन द कम्युनिटी. जैसे कि सपोज आपको कर लो कि 10 साल के बाद सरकार को पता लगा कि ये एक रिस्पेक्टिव कास्ट है जिसको डेवलपमेंट स्कीम्स या गवर्नमेंट की कोई भी जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है वो अवेल नहीं कर पाए हैं, तो गवर्नमेंट अब उस डेटा के बेस पे उनके लिए रिस्पेक्टिव स्कीम्स को लाना स्टार्ट कर देगी. आई होप दिस इज क्लियर. अब 2021 के सेंसस में अगर मैं आपको बताऊं तो एक आपने लास्ट ईयर देखा होगा दिव्यांग्स, जिसे फिजिकली डिसेबल्ड, पहले उनके लिए कैटेगरी थी 4 कैटेगरीज थी. इस बार उन कैटेगरीज को बढ़ा के कर दिया है 10. एक तो पहला ये लेके आए हैं. सेकंड, इससे पहले मेल
फीमेल, और थर्ड ऑप्शन आता था अदर्स। अब अदर्स को इस बार उन्होंने चेंज कर दिया है थर्ड कैटेगरी। जब से सेक्शन 377 एलजीबीटी, वो भी हम डिस्कस करेंगे कुछ आने वाले टाइम में, तब से सुप्रीम कोर्ट की वेरियस जजमेंट ने कहा है कि सेंसस में इस बार अदर्स की जगह थर्ड कैटेगरी का यूज करा जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। एंड 2021 का जो सेंसस होगा वो नॉर्मल सेंसस होगा, वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस नहीं होगा। वो अभी तक 2 ही बार हुआ है। अगर क्वेश्चन आया बिफोर इंडिपेंडेंस तो वो सेकंड होगा, सेकंड था 2011 में। अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस कहूं तो वो पहला था 2011 में। आई होप दिस इज क्लियर। एंड अब 10 साल के बाद ये डेटा गवर्नमेंट के पास आने वाला है। एंड ये 2 फेज में होगा। फर्स्ट इज हाउस लिस्टिंग, जिसमें हर एक घर पे जाया जाएगा और उनकी इम्यूनिटीज को काउंट किया जाएगा। एंड सेकेंड इज हाउसिंग सेंसस, जिसमें हेड काउंट्स को किया जाएगा, हेड पॉपुलेशन इन्यूमरेशन की, जिसमें घर घर जाकर वो पूछेंगे कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कितने नहीं हैं, एंड क्या कब से वो रह रहे हैं, एंड कास्ट रिस्पेक्टिव ऑल दीज थिंग्स। ओके, अब मैं आपको अगर इसकी थोड़ी वो बताऊं क्लॉज कि इसको ये एनपीआर के साथ कैसे कंपेयर कर रहा है। सेंसस जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, जिसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा कलेक्ट किया जाएगा अक्रॉस द कंट्री, जिसके बेस पे गवर्नमेंट, एनजीओस, रिसर्चर्स, प्राइवेट सेक्टर, दे कैन कम अप विद द डिफरेंट स्कीम्स। अब प्राइवेट सेक्टर को एक पता लग रहा है कि यहां पर पॉपुलेशन बहुत डेंस हो रही है, सपोज कर लो दिल्ली में, तो वो क्या करेंगे, अपनी इंडस्ट्रीज या अपने बिजनेस को वहां पर एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। क्वाइट ऑब्वियस है, कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है वो पॉपुलेशन की डेंसिटी को चेक करेगा कि कहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है और कहां पर पॉपुलेशन कम है। आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड, सेंसस को जो लीगल पीछे मिल रहा है वो है सेंसस एक्ट 1948। इसके बेस पर सेंसस अभी रेगुलेट हो रहा है। थर्ड, सेंसस को संभालने वाली नोडल इंडस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फोर्थ, सेंसस इज नॉन पनिशेबल। नॉन पनिशेबल मतलब कि सपोज कर लो सेंसस के लिए वो मेरे घर पर इंफॉर्मेशन लेने के लिए आए, एंड सपोज करो मैं घर पर एब्सेंट था, घर पर नहीं था उस टाइम पर, एंड मेरे पेरेंट्स ने मेरी इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो कोई पनिशमेंट नहीं होगी उसके लिए, इट इज नॉन पनिशेबल। आई होप दिस इज क्लियर। एंड सेंसस के बेस पर गवर्नमेंट अपनी डिफरेंट स्कीम्स को लेकर आती है। तो अगर मोटा मोटा मैं अगर कहूं तो सेंसस गिव्स द कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द पॉपुलेशन। ओके, सेकेंड इज एनपीआर, जो न्यूज में बहुत चल रहा था, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। इसके लिए एक वर्ड है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट यूजुअल रेजिडेंट्स। यूजुअल रेजिडेंट्स क्या होते हैं? अब यूजुअल रेजिडेंट्स वो होते हैं जो पिछले 6 महीने से इंडिया में रह रहे थे, या उनकी इंटेंशन है कि वो 6 महीने से ज्यादा रहना चाहते हैं। अब गवर्नमेंट ये क्यों चाहती है कि एनपीआर करवाए, उसके पीछे क्या है मैं आपको अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं। अब देखिए, सबसे पहले इसकी सीरीज आपको पढ़नी पड़ेगी 2003 में। 2003 से भी अगर मैं पहले जाऊं तो 1999 में, जो अभी अभी जून में ही इसकी एनिवर्सरी है, कारगिल वॉर हुई। ओके, कारगिल वॉर में अब क्या हुआ, बहुत से घुसपैठी घुसे, अटैक हुआ, वॉर हुई। ऑल दो पाकिस्तान कभी ना तो जीत पाया है और ना जीत पाएगा, इंडिया वॉन। ओके, अब कारगिल वॉर के बाद जब घुसपैठीज थे उसको काउंटर करने के लिए 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट जी ने एक एक्ट लेकर आए, सिटीजनशिप एक्ट 2003, जो कि ओरिजिनली कब आया था, 1955 में, अमेंड हुआ 2003 में, एंड लेटेस्टली अभी 2019 में मोदी गवर्नमेंट ने इसको अमेंड करा, जब आपने देखा होगा कि दिल्ली में राइट्स हुए, उत्तर प्रदेश में राइट्स हुए और बहुत जगह पे राइट्स हुए। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये 2003 में लेके आए, बट 2004 में क्या हुआ कि इनकी गवर्नमेंट चली गई, एंड 2004 में फेमस इकोनॉमिस्ट मिस्टर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में आए। अब उसके बाद ये फिर दोबारा से ये ढीले में पड़ गया सिटीजनशिप एक्ट। अब क्या हुआ, इसके बाद 2008 में मुंबई में अटैक हुआ। अब मुंबई में अटैक होने के बाद गवर्नमेंट दोबारा से जागी,
एंड गवर्नमेंट ने फाइनली 2010 में कहा कि दे विल कम अप विद द NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। एंड उसी टाइम पे गवर्नमेंट ने एक और प्ले कार्ड खेला आधार का, जो कि एक बायोमेट्रिक डाटा कलेक्ट कर रहा था। अब यहां पर बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स ने एक पिटीशन भी डाली कि आप डबल खर्चा करें, क्योंकि आधार था 50,000 करोड़ का प्रोजेक्ट, और वो किसके अंदर था? UADAI। ओके, एंड NPR किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिस्टर अमित शाह, जो कि एट प्रेजेंट होम मिनिस्टर है। ओके, अब NPR क्यों कलेक्ट करना चाह रही थी सरकार? अब NPR के सरकार के थ्रू सरकार चाह रही थी कि हमें यह पता लग जाए कि लास्ट 6 महीने से या उससे ज्यादा इंटेंशन वाले कौन से लोग हैं, बिकॉज 2 बार झटका खा चुके थे, 1999 में एंड उसके बाद 2008 में मुंबई अटैक्स में। बिकॉज जो नॉर्मल सेंसस होता है वो हमारे को क्या देता है? लिटरेसी रेट, ओके, इकोनॉमिक डाटा, कास्ट डाटा, जो कि एक ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच है, जो कि गवर्नमेंट को हेल्प करती है इन फ्रेमिंग द स्कीम्स फॉर द डिप्राइव्ड कास्ट। बट थ्रू NPR सरकार चाह रही थी कि हमें यह पता लगे कि पिछले लास्ट 6 महीने से या उससे ज्यादा कौन यहां पर रह रहा है या किसकी इंटेंशन है रहने की। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि NPR फॉरेन सिटीजन्स को भी कवर करता है, इट इंक्लूड्स इंडियन एज वेल एज द फॉरेन सिटीजन्स। ओके, अब जब ये लगा कि दोनों के दोनों आधार भी सेम काम कर रहा है और NPR भी कर रहा है, तो 2015 में गवर्नमेंट ने इन दोनों को सीड कर दिया, इकट्ठे कलेक्ट कर दिया कि कुछ नहीं होता, हम इन दोनों के डाटा को कलेक्ट कर लेंगे, जोड़ देंगे। ओके, अब इसके बाद क्या हुआ कि जो मैंने आपको बता रहा हूं NRC जिसके ऊपर बहुत लड़ाई होती रही है, NRC का NPR और उससे कोई भी लेना देना नहीं है। प्लस NRC अगर मैं आपको कहूं कि वो एक ही बार अभी तक हुआ है 1951 में, एक्सेप्ट द असम। ओके, सॉरी, एक्सेप्ट असम ही में ही हुआ था खाली, और कहीं पर नहीं हुआ। अब ये कहा जा रहा है कि भाई ये रूमर्स भी फैल रहे हैं कि भाई अब NRC हर जगह करवाया जाएगा, जो कि जिसके लिए अभी तक गवर्नमेंट ने कुछ भी ऑफिशियली नहीं बोला है, बट पॉलिटिकल स्टंट के लिए बहुत जगह पे ये वर्ड यूज हुआ जा रहा है। NRC डाटा किसका यूज करेगा? ऑफ NPR ओनली। अब NRC में एक पर्टिकुलर वर्ड्स पूछे जाएंगे कि आप इंडिया में कब से रह रहे हैं, ओके, एंड फैमिली में इससे पहले कहां पर रहते थे, वो पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन ली जाएगी। अब उसको भी उन्होंने ये कहा है कि जो बहुत सारे बांग्लादेशी या बहुत सारे लोग असम में इलीगली रह रहे हैं, उनको वॉश आउट करने के लिए मे बी यूज करे गवर्नमेंट इन द कमिंग टाइम, जो कि अभी इलेक्शंस में बहुत ज्यादा बोला भी गया। ओके, एंड सबसे अगर मैं इसे करंट अफेयर से कनेक्ट करूं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेंसस के थ्रू गवर्नमेंट को सारा पॉपुलेशन का एक पूरा का पूरा लास्ट 10 इयर्स का डाटा ग्राफ मिल जाता है कि कहां पर पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है, कितनी कम हो रही है। कम तो हालांकि कहीं पर भी नहीं हो रही है। इसको करने के लिए जैसे अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा कि यूपी और आसाम ने एक लॉ लेके आए हैं, 2 चाइल्ड पॉलिसी। वो यही है कि अगर वहां पर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए 2 चाइल्ड पॉलिसी लिया है कि अगर कोई भी 3rd चाइल्ड करेगा वो गवर्नमेंट की स्कीम्स को अवेल नहीं कर पाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो सेंसस एक होलिस्टिक अप्रोच है जो कॉम्प्रिहेंसिव डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, एंड इट कवर्स ऑल द रेजिडेंट्स। डन। सेकेंड इज NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जो कि यूजुअल रेजिडेंट्स की इंफॉर्मेशन ले रहा है। यूजुअल रेजिडेंट्स कौन होते हैं? जो 6 महीने से रह रहे हैं या उसके बाद उनकी इंटेंशन है 6 महीने से ज्यादा रहने की। ओके, प्लस एक और पॉइंट है, जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है वो पनिशेबल है। जैसे मैंने आपको सेंसस बताया कि सेंसस में अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं तो वो पनिशेबल नहीं है, बट NPR में अगर आप इंफॉर्मेशन नहीं देंगे वो पनिशेबल होगा। ओके, एंड सेंसस किसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है? सेंसस का सेंसस एक्ट 1948। एंड अगर मैं आपको कहूं कि NPR का लीगल स्टेटस क्या है, तो सिटीजनशिप एक्ट 2003। इसके बेस पे ही NPR चल रहा है। आई होप दिस इज क्लियर।
प्लस सेंसस की इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होगी, बट एनपीआर की इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल नहीं होगी, इट विल बी ओपन टू द गवर्नमेंट। ओके, ये 3 पॉइंट्स कुछ हैं कि हिस्टोरिकल की हमारे जो हिस्ट्री है, ऋग्वेद के टाइम से ही पॉपुलेशन काउंट होनी स्टार्ट हो गई थी। सेकंड, जो अर्थशास्त्र है बाय द कौटिल्य, उसमें भी पॉपुलेशन की स्टैटिस्टिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, क्योंकि इसके थ्रू गवर्नमेंट को पता लगता था कि टैक्सेशन की पॉलिसी बनानी कैसे है। इसका एग्जांपल मैं आपको करंट अफेयर से देता हूं। जैसे अभी 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है। अब फाइनेंस कमीशन क्या करता है, एक टैक्स डेवोल्यूशन करता है कि कितने स्टेट्स को कितना कितना टैक्स कलेक्ट करना है और कितना देना है। ओके, एंड वो अब फाइनेंस कमीशन को कैसे पता लगेगा, अपॉन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। उसके बेसिस पर वो रिस्पेक्टिव एक टैक्स डेवोल्यूशन करेगा। प्लस इसका करंट अफेयर्स में मैं और एक एग्जांपल देता हूं। मैंने जो लास्ट क्लास में आपको कराया था, डीलिमिटेशन कमीशन विद रिस्पेक्ट टू द जम्मू एंड कश्मीर। सरकार को अब लास्ट 10 इयर्स में पता लगेगा कि किस एक पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन बढ़ी है। उसके बेस पे डीलिमिटेशन कमीशन एक डिमार्केशन करेगा बाउंड्रीज को, कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्या कहीं पॉपुलेशन कम है तो किस कॉन्स्टिट्यूएंसी को जोड़ना है। तो basically it helps the delimitation commission, it helps the government to frame the new policies with respect to the different castes. Third, it helps the NGOs. NGOs को कैसे हेल्प कर रहा है, NGOs को अगर पता लग रहा है एक पर्टिकुलर स्टेट में एक पर्टिकुलर कास्ट डिप्राइव्ड चल रही है, उनकी लिटरेसी रेट बढ़ नहीं रही है, वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो रही है, तो NGOs will try to help them out. Okay. Fourth, it will help the researchers. Fifth, it will help the sociologists. सोशोलॉजिस्ट को अब पता लगता है कि सोसाइटी में क्या एक ग्राफ चल रहा है जो कि हर 10-10 साल के बाद चेंज हो रहा है। ओके, थर्ड इज ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ मुगल किंग अकबर, द एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट एन.ए. अकबरी, ये बहुत बार पेपर में आ चुका है, एन.ए. अकबरी included the comprehensive data pertaining to population, industry, wealth and many others. I hope this is clear. Okay, next, why census is important, ये भी हमने कर ही लिया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। It provides information on the size, distribution and socio-economic, demographic and other features of the country's populations. सोशो-इकोनॉमिक सेंसस पोस्ट इंडिपेंडेंस एक ही बार हुआ है 2011 में। अगर ये आए कि स्टार्टिंग से 1881 से, तो 2 बार हुआ है, पहला 1931, दूसरा 2011 में। ओके, द डाटा यूज फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग, मैनेजमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ द वेरियस प्रोग्राम्स बाय द NGOs, गवर्नमेंट, रिसर्चर्स, प्राइवेट एंटरप्राइजेस। आई होप थर्ड पॉइंट मैंने आपको अभी करवा दिया है, डिमार्केशन वाला। जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था कि जम्मू कश्मीर में 1995 के बाद से कोई भी डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बैठा है। अभी मैंने आपको लास्ट मीटिंग से पहले ही बता दिया था, 24 जून को जो प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग कर रही है, हमने 23 को अपना लेक्चर जो किया था, मैंने आपको उसमें बताया था, क्योंकि अभी सरकार चाहती है कि वहां पर इलेक्शन करवाए और जम्मू को सीट्स ज्यादा मिले, इसलिए वहां पर सीट्स को 87 से 114 कर दिया है। अब वो कैसे पता लग रहा है, ज्योग्राफिकल डिवीजन, जैसे कि एक पूरा सेंसस आएगा, उसके बेस पे पता लगेगा कि कौन सी पॉपुलेशन कहां पर बढ़ी है और कहां पर कम हुई है। ओके, रिसर्चर्स एंड डेमोग्राफिक्स को यूज करता है जो ग्रोथ और ट्रेंड को, कि लास्ट 10 इयर्स में कितनी ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ कितनी लिटरेसी बढ़ रही है। ओके, द सेंसस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस हाउसेस एंड इंडस्ट्रीज to strengthen and planning their business for penetration into area which has hitherto remained uncovered. Okay, तो अगर मैं लास्ट में एक आपको जाते जाते रिवाइज करवा दूं, तो आपको सेंसस के लिए क्या याद रखना है। फर्स्ट, ये 16th सेंसस है। सेकंड, MHA इसको कंडक्ट करता है। थर्ड, इसका लीगल बाइंडिंग क्या है, सेंसस एक्ट 1948। फोर्थ क्या है, इसमें एक अदर कैटेगरीज को ऐड करा है 377 के बाद, सेक्शन 377 के बाद। फिफ्थ पॉइंट क्या है, ये कॉन्फिडेंशियल होता है एक्सेप्ट द कास्ट वन, जो कि मैंने आपको बताया है पहली बार आया था 2011 में। सिक्स्थ, नॉन पनिशेबल, कोई भी पनिशमेंट नहीं मिलेगी।
ओके। एंड उसके बाद इस बार ये 16 लैंग्वेजेस में 18 लैंग्वेजेस में होगा, प्लस इंग्लिश तो होती ही होती है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द सेंसस एंड सेंसस वर्ड ही 69th एंट्री ऑफ द यूनियन लिस्ट अंडर 7th शेड्यूल, जिसमें पार देती है यूनियन गवर्नमेंट को टू कम अप विद द सेंसस आफ्टर एवरी 10 years। एंड सेंसस की स्टार्टिंग 1872 में लॉर्ड मेयो के टाइम पे, और जो फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड था उस टाइम पे था लॉर्ड रिपन। क्लियर? एंड सेंसस गिव द, सी से याद रखना है आपको, सी स्टैंड फॉर कॉम्प्रीहेंसिव डेटा। अगर मैं बोलूं एनपीआर क्या है, तो एनपीआर कम्स फॉर द यूजुअल रेजिडेंट्स। यूजुअल रेजिडेंट्स कौन होते हैं? जो 6 महीने से पिछले या फिर उससे ज्यादा उनकी इंटेंशंस है यहां पर रहने की। एंड ये पनिशेबल है अगर आप इसमें इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो। सेकंड, इसका लीगल बाउंडिंग क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003। ओके, प्लस एनपीआर को भी कौन संभालता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जिसमें कि एक कमिश्नर होता है, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि इसको संभालता है। अब इसमें इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताने जाऊंगा अभी कुछ आने वाले जुलाई के फर्स्ट वीक में हम करेंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। आई होप दिस इज क्लियर। प्लीज टेक केयर ऑल। जय हिंद टू ऑल।